Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your Pakistan Studies teacher, Miss Farheen, and I welcome you all to your Pakistan Studies class. So dear students, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपका चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं जो कि है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, और आज हम इसमें उन फैक्टर्स को, लास्ट लेक्चर में भी हमने ये देखा था कि इंटेंसिफिकेशन क्यों हुई 1960 के बाद से, क्यों इतना ज़्यादा एग्रीकल्चर जो है उसको इन्हांस किया गया, क्यों इतना ज़्यादा जो है वो इंटेंसिफाई हुई एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, ठीक है। तो उनकी हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा हो रही थी, और फिर जब इंटेंसिफिकेशन होती है तो फिर उसके बहुत सारे जो है वो प्रॉब्लम्स जो है वो हमने देखे। आज हम ये देखेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि फूड प्रोडक्शन को पाकिस्तान में इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उन तमाम चीज़ों को हम देखेंगे कि पाकिस्तान की ज़मीन कैसी है या आबो हवा कैसी है, बल्कि हम ओवरऑल देखेंगे कि पूरी दुनिया में कौन सी वो ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि फूड प्रोडक्शन को जो है वो इन्हांस करते हैं या इसके जो इसको इफेक्ट करते हैं, और फिर पाकिस्तान को भी इससे रिलेट करेंगे। सो आज के हम एसएलओ को देख लेते हैं। आज के एसएलओ में आप खुराक की पैदावार और मुतासर करने वाले जो अवामिल हैं, जिनमें तबई, इक्तिसादी, सियासी और तकनीकी तरीकों पर जो है वो तबादला ख्याल कर सकेंगे। इंग्लिश में अगर आप इसको देखें तो हम फिजिकल और इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट्स हैं उनका हम एक इफेक्ट देखेंगे कि फूड प्रोडक्शन पे किस तरीके से होता है। हम उनको तमाम को जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन अगर हम देख लें तो जो फूड प्रोडक्शन है ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, और ये इन तमाम चीज़ों से जो भी हमने एसएलओ में चीज़ें देखी ये उससे जो है वो इन्फ्लुएंस होता है। यानी कि अगर किसी जगह की आबो हवा बहुत अच्छी है, मिट्टी बहुत अच्छी है, तो फिर क्या होगा, खुद ब खुद क्रॉप्स कैसी होंगी, अच्छी ग्रो होंगी, है ना। बारिशें ही नहीं अगर कहीं होंगी, डेजर्ट कंडीशन है, तो फिर कैसे, किस तरह से आप क्रॉप्स ग्रो करेंगे। तो तबई अवामिल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह तबई अवामिल में आपकी जगह जहां आप काश्तकारी करते हैं वो भी आ जाती है ना, कि जैसे देखिए अगर पहाड़ है तो पहाड़ों पे काश्तकारी कितनी मुश्किल हो जाती है। इसके बरक्स अगर आप प्लेन एरियाज को देखें तो बहुत आसानी से काश्तकारी जो है वो की जा सकती है। तो फूड प्रोडक्शन ऑब्वियसली प्लेन एरियाज में ज्यादा अच्छी होगी, जहां आबो हवा ज्यादा मयसर अच्छी आ सकती है फसलों को, वहां पे फसलें ज्यादा अच्छी फूले फलेंगे और फूड प्रोडक्शन ऑब्वियसली ज्यादा हो जाएगी। इसके अलावा इकोनॉमिकल फैक्टर्स भी होते हैं, है ना। इकोनॉमिक्स क्या होती है कि पैसों के लिए आप जो, यानी कि फार्मर्स जो हैं उनके पास कितने वसाइल हैं, ठीक है। अगर इकोनॉमिकली आपके फार्मर्स जो हैं वो स्टेबल हैं तो ऑब्वियसली क्या होगा, आपकी फसल भी अच्छी होगी, वो अच्छी टेक्नोलॉजी उसके ऊपर इस्तेमाल करेंगे, और इसी तरीके से अच्छे फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करेंगे, अच्छे बीज इस्तेमाल करेंगे, और फर्दर क्या होगा, ग्रोथ जो है वो बेहतर होती जाएगी। इन तमाम चीज़ों को, पॉइंट्स को मैं थोड़ा सा आपको एक इंट्रोडक्शन देना चाही थी, अब तमाम को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम फिजिकल फैक्टर्स में आ जाते हैं, को देख लेते हैं। और फिजिकल फैक्टर्स में हम सबसे पहले आबो हवा यानी कि क्लाइमेट के बारे में बात करेंगे कि क्लाइमेट जो है वो किसी भी जगह का कैसा होना चाहिए, राइट। सो इसमें हम पाकिस्तान की अगर आबो हवा को देखें तो आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में कौन से वो ऐसे इलाके हैं जहां काश्तकारी ज्यादा की जाती है। कौन बताएगा मुझे जी। ऑनलाइन बच्चे अपने वीडियो को, अपने माइक्स को अनम्यूट करें और मुझे ये बताएं कि वो कौन से पंजाब, कराची, सिंध। जी जी, पंजाब और सिंध के इलाके हैं जिनको आप अपर और लोअर इंडस प्लेन्स भी कहते हैं, है ना। वहां पे क्या है, काश्तकारी ज्यादा की जाती है। तो ये एक तरीके से आबो हवा और फिजिकल फैक्टर्स में सबसे ज्यादा अहम चीज है कि वो कौन सी ऐसी जगह है जहां आप काश्तकारी कर सकते हैं। तो इसमें पाकिस्तान की आबो हवा सिंध के बंजर मैदानों से लेकर हिमालय के बर्फपोश पहाड़ों तक मुतनव्वो है। आबो हवा का ये तनव्वो खुराक की पैदावार के लिए मसाइल और मौके दोनों जो है वो पेश करता है। मिसाल के तौर पर कुछ फसलें बाज मखसूस आबो हवा में बेहतर उगती हैं, जबकि दीगर फसलें उसी आबो हवा में नशोमनमा नहीं पा सकती। जैसे कि अब मैं आपको बताऊं कि जो वीट क्रॉप्स है, वीट है या कॉटन है या राइस है, आप इसको ये देखें कि ये किस तरह के, जहां पे बारिशें जो है वो अच्छी होती हो, ये उन इलाकों में बेहतर ग्रो कर सकते हैं। इसी के अलावा अगर आप चिकपी यानी कि जो चना होता है ना, जिसके अगर आप चावल भी खाते हैं, सालन भी खाते हैं ना, ये चिकपी जो होता है ये डेजर्ट या जो रेतले इलाके हैं वहां बेहतर तरीके से ग्रो करता है। तो हर क्रॉप को अलग तरीके की जगह चाहिए होती है, अलग तरह के फिजिकल फैक्टर्स चाहिए होते हैं, और वो फिजिकल फैक्टर्स अगर उनके हक में हो, फेवरेबल हो उनके लिए, तो क्या हो सकता है, वो फिर बेहतर तरीके से ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज है जिसको हम कहते हैं
पानी, पानी की अवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान जो है वो सबसे पहले आप लोग ये बात मुझे बताएंगे, क्योंकि ये हम बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं आपके पाकिस्तान स्टडीज के, क्या हम इससे पहले छोटी क्लासेस में भी बहुत दफा पढ़ चुके हैं कि पाकिस्तान की आबो हवा किस किस्म की है। कौन मुझे पाकिस्तान का क्लाइमेट बताएगा? जी मैम एरिड है और नहीं, ड्राई। ड्राई, इट इज एरिड टू सेमी एरिड है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा, आप एरिड कह रही थी पहले, बिल्कुल, वेरी गुड। पाकिस्तान का जो क्लाइमेट है इट इज एरिड टू सेमी एरिड क्लाइमेट है, यानी कि या खुश्क है या बारिशें भी होती हैं लेकिन खुश्क साली भी रहती है। और अगर आप बलूचिस्तान का इतना बड़ा इलाका देखें तो वो सारा का सारा कैसा है, वो ज्यादातर जो है वो पथरीला है। इसके अलावा अगर आप पंजाब और सिंध में भी देखें तो बहुत बड़े बड़े जो है वो डेजर्ट्स जो है वो आपको ईस्टर्न साइड पे नजर आएंगे, दोनों ही प्रोविंसेस के। तो हम ये बात कह सकते हैं कि पाकिस्तान की आबो हवा जो है वो किस किस्म की है, या पाकिस्तान का जो क्लाइमेट है वो एरिड टू सेमी एरिड है। और पानी की अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत जरूरी है। तो फूड प्रोडक्शन अगर पाकिस्तान में कभी मुतासर हो सकती है तो वो किन वजूहात की बिना पर हो सकती है? वो इन वजूहात की बिना पर हो सकती है कि पानी की अवेलेबिलिटी पूरी ना हो, ठीक है। इसके अलावा बारिशें जो है वो पूरी ना अगर हो तो आपको, या किसी समय किसी टाइम पर बहुत ज्यादा बारिशें हो जाए तो इससे भी इफेक्ट हो सकता है। क्यों इफेक्ट होता है? बारिशें ज्यादा होने से क्या इफेक्ट होगा? जी, वीडियो अनपॉज करें बच्चे, अपना माइक अनपॉज करके बताएं कि बारिशें कम होना है तो समझ आती है खुश्क साली हो गई, लेकिन ज्यादा होना तो अच्छा नहीं होगा बल्कि फसलों के लिए। जी मैम। नहीं, समटाइम्स ज्यादा भी प्रॉब्लम हो जाती है ना, ज्यादा बारिशें भी, तो वो कैसे प्रॉब्लम का बाइस बनती हैं? जब क्या होता है? सैलाब जब आ मैम जाते हैं। ज्यादा गर्मी में ग्लेशियर्स पिघलते हैं। वो ठीक है, वो ग्लेशियर मेल्ट भी गर्मियों में होता है, और मानसून की बारिशें जितनी एक्सपेक्टेड होती है जब उनसे ज्यादा हो जाए तो फिर क्या होता है, फिर सैलाब भी आ सकते हैं और आपकी जितनी फसल आपने बोई काश्त की होती है वो बह जाती है। तो ये भी एक प्रॉब्लम का बाइस बन सकता है। तो वाटर अवेलेबिलिटी कम है, ज्यादा है, अगर ये लिमिट होगी, स्कार्सिटी होगी, तो आपका एग्रीकल्चर खुद ब खुद क्या हो जाएगा? लिमिट हो जाएगा। आप उसको नहीं जो है वो फरोग दे सकेंगे, और इसी तरह से फिर आपकी फूड प्रोडक्शन के ऊपर इफेक्ट होगा। उसके बाद सॉइल क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कि पाकिस्तान में अगर आप साउथ से लेकर नॉर्थ तक देखें, जहां पे आपके सिंध से लेके और फिर ऊपर आपका गिलगित बल्तिस्तान तक का इलाका आ जाता है, तो यहाँ पे मुख्तलिफ तरह की जो है आपको मिट्टी नजर आएगी, और उस मिट्टी के हिसाब से ही आप अपनी फसलों को काश्त कर सकते हैं। तो हम ये देखेंगे कि वो ज्यादातर मिट्टी क्या फसलों के लिए बेहतर है या नहीं है। तो पाकिस्तान में मुख्तलिफ अकसाम की मिट्टी, जैसे कि दरियाए सिंध की वादी की जरखेज मिट्टी भी मौजूद है, इसके अलावा सहराए बलूचिस्तान की रेतली मिट्टी भी मौजूद है। और मिट्टी की किस्म जो है वो फसल की पैदावार पर नुमाया असर डालती है, ठीक है, बहुत गहरा असर है। अब पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ तरह के खेत हैं, एक तो या तो खेत जो है वो छोटे हैं और उसके अलावा स्कैटर्ड हैं, फ्रेगमेंटेड हैं। ये नहीं है कि इकट्ठे एक जगह अगर आपका एग्रीकल्चर फील्ड शुरू हो गए हैं तो वही है, बीच में अर्बन एरिया शुरू हो जाते हैं, फिर जरा से जो है वो खेत खलियान आ जाते हैं, फिर अर्बन एरियाज आ जाते हैं। तो इस वजह से मिट्टी जो है वो भी मुख्तलिफ तरह की है और पाकिस्तान के खेत खलियान भी बिखरे हुए हैं। तो मिट्टी का भी बहुत गहरा असर है और किस किस्म की एक्टिविटीज आसपास हो रही हैं उनका भी एक बड़ा गहरा असर है। तो अगर मिट्टी जरखेज होगी जैसे कि दरियाए सिंध के इलाके में, तो आप फिर कैसी फसलें ग्रो कर सकेंगे? बहुत अच्छी फसलें ग्रो कर सकेंगे। फिर वाटर अवेलेबिलिटी की मैंने आपके साथ बात कर ली है, मैं आपको बता चुकी हूँ कि पानी की फराहमी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि पाकिस्तान में पानी की किल्लत क्योंकि इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान एरिड टू सेमी एरिड जो है वो इलाके में मौजूद है, और ज़राअत के शोबे में पानी का बहुत अहम जो है वो किरदार है। पानी की अदम दस्तयाबी या ज्यादा दस्तयाबी जो है वो दोनों तरीके से ही खुराक को मुतासिर कर सकती है। अगर कम पानी होगा या जरूरत से ज्यादा पानी हो जाएगा तो ये खुराक की पैदावार में बहुत बड़ी रुकावट पैदा कर सकता है। उसके बाद आ जाते हैं कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक फैक्टर्स, ठीक है। तो उसमें मैं जैसे अभी आपसे बात करी थी कि पाकिस्तान के जो फार्म साइज है, खेत का हुजम जिसको आप उर्दू में कह सकते हैं, वो कैसा है? छोटा है और फ्रेगमेंटेड है, यानी कि मुनकसिम है, ठीक है। और इन किसानों के लिए नई टेक्नोलॉजी और बड़े पैमाने की मईशतों को अपनाना मुश्किल हो सकता है। पाकिस्तान में अभी भी बहुत सारे फार्मर्स जो हैं वो ट्रेडिशनल फार्मिंग करते हैं, टेक्नोलॉजी से ज्यादातर मुंसलिक नहीं है, ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी से मुंसलिक होने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको कैपिटल चाहिए, यानी कि रुपया चाहिए।
और इकोनॉमिक फैक्टर्स इसी तरीके से बहुत अहम है उसमें कि आप अपने खेतों को किस तरीके से टेक्नोलॉजी के साथ हम आहंग करते हैं। लेकिन अगर नहीं कर सकेंगे तो ऑब्वियसली ट्रेडिशनल फार्मिंग से आपका क्या होगा, आपकी पैदावार के ऊपर असर पड़ेगा। टेक्नोलॉजी, जो लोग ज्यादा बड़ी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे, ज्यादा ऑब्वियसली उनकी फूड प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा हो जाएगी। जो लोग बिल्कुल ट्रेडिशनल वेज के साथ जुड़े रहेंगे उनकी प्रोडक्शन के ऊपर असर पड़ेगा और वो कम होगी। उसके बाद आ जाते हैं कर्ज तक आसान रसाई, यानी कि लिमिटेड एक्सेस फॉर फार्मर्स। तो उसमें पाकिस्तान के जो फार्मर्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है एंड इट इज अ डेवलपिंग कंट्री, आई वोंट से दैट इट्स अ डेवलप्ड कंट्री, पाकिस्तान इज स्टिल इमर्जिंग, इट्स स्टिल डेवलपिंग। तो अभी पाकिस्तान की ग्रोथ में क्या आसानी से फार्मर्स को जो किसान है उनको कर्जों की फराहमी है? अगर नहीं है और उनकी यहाँ महदूद रसाई है तो फिर इसके साथ जो है वो उनके लिए जो है वो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं कि पाकिस्तान में बहुत से किसान जो हैं वो कर्ज तक जो है उनकी महदूद रसाई होती है और ये इनके लिए बीज, खाद और आपाशी के आलात जैसे खाम माल में सरमायाकारी करना जो है वो मुश्किल बना सकता है। ऑब्वियसली जब आपको फसल के लिए जमीन तैयार करनी है तो इन तमाम चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए पैसे चाहिए। और अगर फार्मर्स गरीब, ज्यादातर किसान जो है वो गरीब तबके से बिलोंग करते हैं और अगर उनके पास नहीं है ये तमाम चीजें तो फिर वो क्या करेंगे, ऑब्वियसली फूड प्रोडक्शन पे असर पड़ेगा। वो फार्मर्स जो है वो बीज नहीं खरीद सकेंगे, खाद नहीं खरीद सकेंगे, ओवरऑल पाकिस्तान की फूड प्रोडक्शन पे असर पड़ेगा उसका। उसके बाद आ जाता है इनपुट प्राइसेस के क्या जो खाम माल आप ले रहे हैं जो कि आपने अपनी फसल तैयार करने के लिए इस्तेमाल करना है उसकी कीमत क्या है। अक्सर ऐसा होता है कि इन चीजों की कीमतें जो है वो बहुत बढ़ जाती हैं और वो फार्मर्स के बजट से आउट हो जाती हैं, जिसको आप कहते हैं कि आपकी जो परचेजिंग पावर है उसके ऊपर इफेक्ट होता है। और आए दिन महंगाई हम देखते हैं, पूरी दुनिया में ही महंगाई हो रही है, तो उससे मजीद किसानों के ऊपर एक बोझ पड़ता है और उनकी परचेजिंग पावर पे इफेक्ट पड़ता है। आगे ही उनके पास कर्जे जो है वो लेना मुश्किल है और फिर चीजों की प्राइसेस ज्यादा हो जाती हैं और फिर इससे ओवरऑल फूड प्रोडक्शन के ऊपर असर पड़ता है। इसी को हम इकोनॉमिक्स में इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं। तो ये देखें कि ज़रूरी खाम जैसे कि खाम माल जैसे कि बीज, खाद और कीड़े मार अद्वियात जो है अक्सर इनकी कीमतें जो है वो ज्यादा हो जाती हैं और ज्यादा होने की वजह से उनकी परचेजिंग पावर पे भी इफेक्ट होगा और अगर वो खरीद भी लेते हैं तो मुनाफा जो उनको एंड में जो प्रॉफिट जनरेट होता है उसके ऊपर जो है उनका असर पड़ सकता है। जाहिर है जितनी महंगी चीज होगी मुनाफा आपको उतना कम होगा। तो ये चीजें जो तमाम जो है ये भी आपकी फूड प्रोडक्शन के ऊपर असर डालती हैं। फिर आ जाती हैं आउटपुट प्राइसेस, यानी कि इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, जो कि मैं अभी आपसे बात भी कर रही थी कि जब आपको कर्जों की आसान तरीके से आपको कर्जे नहीं मिलेंगे और चीजों की प्राइसेस जो है वो ज्यादा हो जाएंगी तो ओवरऑल इम्पैक्ट जो है वो इसका पैदावार के ऊपर यानी कि आउटपुट के ऊपर पड़ेगा। तो वो किस तरीके से पड़ेगा कि ज़रूरी पैदावार की कीमतें जैसे कि गंदम, चावल और कपास भी खपत के मुनाफे और पर जो है वो नुमाया असर जो है वो डाल सकती हैं। यानी कि जितना आप इसके अंदर इनपुट डालेंगे और इनपुट आपने बहुत महंगा खरीदा है तो ऑब्वियसली आप फिर क्या करेंगे कि आप एंड रिजल्ट की प्राइसेस को भी इंक्रीज कर देंगे और ओवरऑल इससे पूरी फूड प्रोडक्शन की जो चेन है वो तमाम मुतासिर होगी। राइट, आई होप ये आपको तमाम चीजें समझ आ रही हैं कि किस तरीके से फिजिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स जो है वो आपकी एंड की जो फूड प्रोडक्शन है जो कि हमारे घरों में आती है, जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, वो उसके ऊपर असर डाल सकती है कि किस तरह से फूड प्रोड्यूस हो रहा है, कितना प्रोड्यूस हो रहा है। उसके बाद पॉलिटिकल फैक्टर्स बहुत अहम है, ठीक है, यानी कि सियासी जो आपके फैक्टर्स हैं ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हुकूमत जो है वो बहुत सी पॉलिसियां बनाता है और एक अच्छी गवर्नमेंट जो है वो अच्छी सब्सिडीज और सपोर्ट जो है वो फार्मर्स को प्रोवाइड करती है। अगर अच्छे आपने पॉलिसी बनाई है फार्मर्स के लिए तो उससे क्या होगा, फूड प्रोडक्शन ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं कर रहे तो ऑब्वियसली फिर आपकी पूरे आउटपुट जो है उसके ऊपर इंपैक्ट होगा। हुकूमती पॉलिसियां जैसे कि माली इमदाद खुराक की पैदावार पर नुमाया असर डालती है। मिसाल के तौर पर खादों और आपाशी के लिए हुकूमती माली इमदाद किसानों की लागत को कम करने और पैदावार को बढ़ाने में मदद कर सकती है। आप उनको अच्छे कर्जे आसान एक साथ के ऊपर दें। इसके अलावा उनके लिए ऐसे प्रोजेक्ट शुरू करें, उनको ऐसी सब्सिडीज दें ताकि एग्रीकल्चर जो है वो इंप्रूव हो और ओवरऑल फूड प्रोडक्शन भी इंप्रूव हो सके। उसके बाद सियासी इस्तेकाम यानी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसमें सियासी इस्तेकाम खुराक की पैदावार के लिए अहम है क्योंकि ये सरमायाकारी और जिद्दत के लिए साजगार माहौल पैदा करता है। सियासी अदम इस्तेकाम खुराक की पैदावार में खलल डाल सकता है और खुराक की किल्लत का बाइस बन सकता है।
जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब एक पॉलिटिक्स रहती है, एक हुकूमत आपकी काफी अरसे तक रहती है, स्टेबल काम कर रही होती है, तो वो अच्छी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करवाती है। आए दिन अगर हुकूमत चेंज होगी तो इसको हम अनस्टेबिलिटी कहते हैं। वो अच्छी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते, वो किसानों के मसाइल को नहीं समझ सकते, वो अपनी स्टेबिलिटी को ही कायम करने में लगे रहते हैं और फिर ये तमाम चीजें जो है वो पीछे छूट जाती हैं। तो इससे ओवरऑल जो है वो बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ता है फूड प्रोडक्शन के ऊपर। उसके बाद टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स आ जाती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स। इसमें हाई यील्ड क्रॉप वैरायटीज हैं, फिर इरिगेशन सिस्टम आ जाता है कि कैसा आप इरिगेशन सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। आप अच्छे इरिगेशन सिस्टम्स इंट्रोड्यूस करवाएं, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। आप ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाएं, स्प्रिंकलर इंट्रोड्यूस करवाएं, जिनमें पानी जो है वो कम इस्तेमाल हो, जाया ना हो, और तमाम जो दूर दराज के इलाके हैं तमाम जो है वो पानी से सैराब हो सकें। तो ज्यादा पैदावार वाली फसलों की अकसाम, यानी कि आला पैदावार वाली फसलों की अकसाम रिवायती फसलों की अकसाम के मुकाबले में नुमाया तौर पर ज्यादा पैदावार दे सकती है। तो इसीलिए उन चीजों के ऊपर हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए जिनकी जो है वो क्रॉप वैरायटी भी ज्यादा हो और यील्ड यानी कि वो आपको ज्यादा दे सके, उसका आउटपुट आपको ज्यादा मिल सके। ऐसी फसलों को हमें काश्त करना चाहिए। आपाशी के निजाम के ऊपर वर्क करना चाहिए। उसके बाद सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स जो है यानी कि मसनूई खादें और कीड़े मार अदवायात जो है, इनके इस्तेमाल के ऊपर भी जो है वो एक मखसूस चेकअप होना चाहिए। यानी कि मसनूई खादें और कीड़े मार अदवायात फसल की पैदावार बढ़ाने और फसलों को कीड़ों से, बीमारियों से बचाने में मावन मदद दे सकती हैं। तो वो भी आपको सस्ते दामों या अच्छे कीमतों पे फार्मर्स को देनी चाहिए, वक्त पर देनी चाहिए, ताकि वो क्या कर सकें, वो अपनी फसलों को बीमारियों से रोक सकें। अच्छी यील्ड आपके पास फिर आएगी। फिर ज़राई मशीनरी अच्छी आसान एक साथ पर फार्मर्स को हार्वेस्टर्स और ट्रैक्टर्स फराहम करने चाहिए ताकि वो उनको खरीद सकें और ट्रेडिशनल फार्मिंग से बाहर आकर वो जदीद जो टेक्नोलॉजी है उसको अपनाएं और फिर उसको इम्प्लीमेंट करें ताकि आपका आउटपुट जो है वो बढ़ जाए। फिर जिन्याती तौर पर तब्दील शुदा फसलें यानी कि जो जीएम क्रॉप्स है उनका जो इस्तेमाल है वो भी बहुत अहम है, क्योंकि ये आपकी यील्ड को बढ़ा सकता है। और फिर क्या होता है, ये पेस्ट रेजिस्टेंट होता है, इसके ऊपर आपको कीड़े मार दवाइयां स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये खुद ब खुद ही पेस्ट रेजिस्टेंट होता है। तो जहां आपको लगे कि ये लेट्स सपोज हमारे यहाँ गंदम की कास्ट जो है वो बेहतर नहीं हो रही, तो उसके अंदर आप जिन्याती टेक्नोलॉजी है जो है वो उसको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं फार्मर्स को, ताकि वो उस क्रॉप को, उसकी यील्ड को इंक्रीज कर सकें। तो ये वो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि तमाम मिलकर, कोई एक फैक्टर नहीं, ये तमाम फैक्टर्स मिलके जो है ये फूड प्रोडक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको इम्पैक्ट करते हैं। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी, और अगर जो है वो कोई क्वेश्चन है आपका तो आपके पास टाइम है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी बच्चों, आई होप आप लोगों को सबको अंडरस्टैंड हो गया होगा। बहुत आसान सा टॉपिक था, थोड़ा लेंथी है, इसके साथ वर्ड बैंक अटैच हुआ है क्यूआर कोड के अंदर ही, या आप जो लिंक है उसके साथ ही आप उसको पढ़ें इसको टॉपिक को एक दफा, और जरूर अपनी जो क्वेश्चन बैंक है उसको अटेम्प्ट कीजिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।